नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं कि संकट में आरबीआई का ऐलान, क्योंकि इस वक्त कोरोना का संकट है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। लेकिन एक राहत भरा ये ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आज एक बड़ा ऐलान किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया और इसी के साथ ही बाजार में नकदी संकट ना आए इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की भी बात की है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, 50,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद की बात की गई है और जीडीपी की रफ्तार शुरुआत में घटेगी और बाद में बहुत तेजी से ये आगे बढ़ेगी। नाबार्ड, सिडबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक को नकदी दी जाएगी। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नियमों को लेकर भी उन्होंने बात कही है और G20 देशों में इंडिया की ग्रोथ बेहतर होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक डिविडेंड की बात भी सामने आ रही है। तो 1,00,000 करोड़ का तोहफा आरबीआई की तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें कि सबसे राहत भरी खबर यह है कि देश में इस वक्त जो संकट है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। सभी चीजों को बैलेंस करके अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर ना पड़े, आम लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर देखने को यही मिल रहा है कि बैंक की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके बावजूद भी तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी ईएमआई काटी जा रही है। तमाम परेशानी लोगों के सामने है। लेकिन अब कोरोना संकट के बीच आरबीआई का यह बड़ा ऐलान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। गुजरात में कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। सूरत में यह नया रिकॉर्ड सामने आया। एक दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन में यह संख्या 42 तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में 1,000 के करीब पहुंची है संक्रमितों की संख्या। यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 26 मामले सामने आना यानी कि चिंता का विषय बना हुआ है। तो सूरत में यह नया रिकॉर्ड बना है। अब तक महाराष्ट्र में ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन सूरत में ये नया रिकॉर्ड सामने आया जहां पर एक ही दिन में इतने ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद, सतर्कता बरतने के बावजूद भी ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत में ये मामले सामने आए हैं। एक दिन का ये रिकॉर्ड है 26 कोरोना पॉजिटिव और 2 दिन में मिलाकर यह संख्या 42 तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में 1,000 के करीब पहुंच चुका है यह आंकड़ा संक्रमितों का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,000 के आसपास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन एक दिन में 26 मामले सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सूरत का यह मामला है जहां पर एक ही दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो प्रदेश में 1,000 के करीब पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या। बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। न सिर्फ गुजरात की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, बल्कि तमाम राज्यों में स्थिति इस वक्त दयनीय बनी हुई है। आलम यह है कि हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं और सरकार युद्ध स्तर पर इससे निपटने के लिए जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश बघेला इस वक्त फोन लाइन पर है। शैलेश, एक दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस का जो केसेस है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज नए केस 92 के साथ कुल आंकड़ा 1,000 के पार हो गया। इसकी पुष्टि भी आरोग्य अग्र सचिव जयंती रवि ने आज गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जिलों में कोरोना केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कल शाम के बाद राज्य में कोरोना वायरस के कुल 92 केस नए दर्ज हुआ है, जबकि 2 लोगों का मौत भी हुआ है। बिल्कुल शैलेश, लेकिन जिस तरीके से मामले ये सामने आ रहे हैं, एक दिन में 26 मामले आना अपने आप में चिंता का यह विषय बना हुआ है। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि वक्त रहते इसको कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल, सरकार की और प्रशासन की ओर से एहतियात तो बताई जा ही रहा है। लोगों को सूचना भी दे रहा है, लोगों को घर से नहीं निकलने के लिए अपील भी की जा रही है और घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ऐसा भी बोला जा रहा है। जी लेकिन लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन हमने देखा सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उसके बाद लगा था कि आंकड़े कम होंगे, उसके बावजूद भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्या लॉकडाउन 2 का पालन अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी बता दूं कि आज आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे भी ज्यादातर लोग निकल रहे हैं और पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं कि हमें ये दवाई लेके जा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं। ये सब बहाना बता के इधर उधर तो भटकते ही है। और दूसरी बात ये कि अभी क्या है कि गुजरात में जो मतलब के परीक्षण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और परीक्षण भी बढ़ा दिया गया है। इसके कारण वो आंकड़ा बढ़ते नजर आ रहा है। जी
चलिए शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए हम बात करें तो संकट में आरबीआई का जो ऐलान सामने आया वाकई एक राहत भरी यह खबर है, क्योंकि अब तक जिस संकट को लेकर लोगों में काफी लोग गंभीर थे और सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ रही थी, अब उम्मीद जगी है कि स्थिति बेहतर हो सकती है और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगा गई है। तो देश में लॉकडाउन 2 जारी है और इस वजह से अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी असर देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से बड़ी घोषणा रिजर्व बैंक ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कदम कदम पर फैसले भी लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें रफ्तार देखने को भी मिलेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, यह सुन लेते हैं। And this is very important, relates to the LAF, Liquidity Adjustment Facility, and this relates to fixed rate reverse repo rate. That is the reverse repo rate. As I have mentioned earlier, the surplus liquidity in the banking system has risen significantly in the wake of government spending and the various liquidity enhancing measures undertaken by the RBI. On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, we absorbed, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The next announcement relates to refinancing facilities for all India financial institutions like NABARD, SIDBI and the National Housing Bank. All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank play an important role in meeting the long-term funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs. These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, in addition to, of course, relying on their own resources. In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores. The RBI, as I mentioned earlier, is monitoring the situation very closely. We are very vigilant about the developments, and whenever required, we will make necessary announcements. And so therefore, this is not the last of the announcements that we are announcing today to deal with the situation. As the situation warrants, we will be announcing new measures to deal with the challenges. तो ये तमाम ऐलान आरबीआई की तरफ से किए गए और सबसे खास बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि सिचुएशन के हिसाब से आगे भी ऐलान होते रहेंगे। हालांकि अभी जो हालात बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से मिली है। रिवर्स रेपो रेट 25% यह कम किया गया है, यानी कि अब तक ये 4% था, जिसमें अब 25% कम किया गया है। 3.75% यह हुआ है। जीडीपी की रफ्तार शुरुआत में घटेगी, लेकिन आने वाले वक्त में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है आगे, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। निर्यात नहीं हो रहा है और स्टॉक है, उसको लेकर भी तमाम तरीके की बात सामने आ रही है। उसको लेकर भी आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, निर्यात नहीं हो पा रहा है, जो सामान है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से हमारे पास जो खाने पीने की चीजें हैं उसका स्टॉक हमारे पास है। आयात की अगर बात करें तो जो बाहर से सामान आता था वो भी भारी मात्रा में देश के अंदर है, यानी कि 11 महीने, आने वाले जो 11 महीने हैं उस तक काम चलाया जा सकता है। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो संकट देश में है
उसको लेकर एक राहत भरी ये खबर सामने आ रही है। आरबीआई का जो ऐलान सामने हुआ, बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक डिविडेंड नहीं देंगे, यानी कि जो लाभांश की बात सामने आती थी, शेयर की बात सामने आती थी, वो नहीं दिया जाएगा अगले मुनाफे तक। रिवर्स रेपो रेट 0.25% इसमें छूट दी गई है, कटौती की गई है, यानी कि पहले ये 4% थी, अब ये 3.7% हो चुकी है, यानी कि 2.5% इसमें कटौती की गई है, छूट दी गई है। जीडीपी की रफ्तार की अगर बात करें, शुरुआत में भले ही ये रफ्तार धीमी हो, ये रफ्तार घटेगी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे स्थितियां सुधरेगी, तेजी से जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो G20 देशों में इंडिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जितने भी G20 देश हैं उसमें इंडिया आने वाले वक्त में बेहतर करेगा। तो रिवर्स रेपो रेट 0.25% की कटौती की गई है। पहले यह 4% था, लेकिन अब इसमें 2.5 जो परसेंट है वो घटाया है, अब 3.75% ये सामने आ रही है। एक राहत है, क्योंकि आपको बता दें कि रेपो रेट वो होता है जो बैंक कर्जा लेता है रिजर्व बैंक से, और उसके बाद जो उसको ऋण चुकाना होता है उसी को ही यही रेपो रेट होता है। लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। जो बैंक से रिजर्व बैंक से जो कर्जा लेने के बाद जो अमाउंट बच जाती है उसे रिजर्व बैंक में रखता है बैंक, और उसी पर जो ब्याज मिलता है रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो 50,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद भी ये दी गई है, और इसी के साथ आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ का तोहफा भी दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो संकट की घड़ी है, बैंकों की स्थिति खराब ना हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ना चरमराए, इसी को ख्याल में रखते हुए, क्योंकि बैंकों पर भी इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि कई बार यह हालात भी देखने को मिलते हैं कि बैंक जो पूरी तरीके से स्थितियां ये हो जाती है कि बैंकों में कैश नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि खबरें लगातार ये भी सामने आ रही है कि जो ईएमआई को लेकर छूट दी गई है उसमें लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि जो उनका कैश डिपॉजिट है उसमें से ही ईएमआई काटी जा रही है, जबकि यह कहा गया है कि ईएमआई वो 3 महीने तक, जब तक हालात ऐसे रहेंगे वो नहीं भरेंगे, उसके बाद विदाउट इंटरेस्ट उनको अपनी ईएमआई भरनी होगी। लेकिन बैंकों की तरफ से, तमाम फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से यह प्रेशर बनाया जा रहा है ग्राहकों के ऊपर कि वो अपनी ईएमआई जमा करें। तो इसको लेकर भी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं कि इस तरीके का दबाव किसी के ऊपर नहीं होगा, और यह दूसरी बार आरबीआई की तरफ से राहत दी गई है। तो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का तोहफा भी दिया, अपना आप में बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि पैसों के संकट से, बजट के संकट से देश को ना जूझना पड़े। और बार बार स्टॉक को लेकर भी यह बात सामने आ रही है कि स्टॉक हमारे पास भरपूर मात्रा में है, और आने वाले वक्त में मॉनसून को लेकर भी यह जानकारी दी गई है। ये उम्मीद जताई गई है कि अच्छा रेनफॉल होगा, किसानों की जो कृषि संबंधित जो परेशानियां होती हैं उससे कैसे रिकवर किया जा सके उसका भी ध्यान रखा गया है। तो आने वाले वक्त में जब तक ये सिचुएशन बनी रहती है, कोई भी इससे परेशान ना हो, अर्थव्यवस्था पर इसकी चोट ना पहुंचे आगे, उसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों के पास कैश खत्म ना हो, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि बैंक पर इस वक्त सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ बैलेंस होकर चलना बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बैंक भी लगातार सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कहां पर किन चीजों के सबसे ज्यादा क्राइसिस हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है, इसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। एनपीए नियमों में बैंकों को राहत दी है। एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें राहत दी गई है। साथ ही बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक डिविडेंड नहीं देंगे, और आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का तोहफा दिया है। यह सबसे बड़ी अमाउंट है अपने आप में। रिवर्स रेपो रेट घटा दिया गया, 0.25% की कटौती इसमें दी गई है। अब तक ये 4% था, लेकिन अब ये 3.75% हो चुका है, घटकर 0.25% कटौती हुई, तो 4 से अब ये 3.75 तक पहुंच चुका है। नाबार्ड, सिडबी, हाउसिंग फाइनेंस बैंक, इनको भी नकदी मिली है। ये वो बैंक हैं जो हालात में मदद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इन बैंकों की तरफ से लोगों को मदद मिल रही है, और वाकई ये बैंक जो हैं, इनकी जो नकदी है उसको, इनको नकदी दी जाएगी ताकि जो स्थिति है उसको बैलेंस करके चला जा सके, क्योंकि सीधा सीधा बड़े बैंकों पर इसका असर पड़ रहा है। छोटे बैंकों की अगर स्थिति बिल्कुल कमजोर हो जाएगी तो बड़े बैंकों पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए यह नकदी दी गई है छोटे बैंकों को, ताकि बड़े बैंकों पर इसका असर ना पड़े और सब कुछ बैलेंस होकर चले, ग्राहकों पर कोई इसका इफेक्ट ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, परेशानी में ना हो ग्राहक, उनको परेशान ना किया जाए। कैश की जो बात है वो कैश को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है आरबीआई की तरफ से। और बाकी के जो स्टॉक की अगर हम बात करें, भरपूर स्टॉक है,
उसको लेकर भी एक क्लियर कर दिया गया है कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, क्योंकि निर्यात नहीं हो पा रहा है। जो सामान देश का था वो देश में है। राशन की अगर बात करें, क्योंकि भारी तादाद में जो राशन है वो निर्यात किया जाता है। और दीपक राय हैं, अर्थशास्त्री हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक राय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने जो ऐलान किया है, हालांकि इससे पहले भी आरबीआई ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब जो ऐलान किया है वाकई एक राहत भरी खबर है। क्या लगता है आपको, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? क्योंकि अभी सवाल ये भी उठ रहे थे कि बैंकों पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, जो इन्होंने आज जो अनाउंसमेंट किया है उससे काफी राहत मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ा ऐलान है, तो इन्होंने ये बोला जी जी कि खाद्यान्न जो है हमारे पास सफिशिएंट उसमें क्वांटिटी में है। और दूसरी चीज ये बोला कि हमारे यहाँ कैश की कमी नहीं है मार्केट में। उसको भी बढ़ाने के लिए इन्होंने जो रिवर्स रेट है उसको 3.75 कर दिया, जिससे बैंकों के पास यदि कैश आएगा मार्केट में और कैश आएगा। जी जी। और जो छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी काफी राहत दी है, मतलब 50,000 करोड़ के आसपास दी है, जिससे कि एक तो नाबार्ड को दिया था 25,000 करोड़, सिडबी को दिया 10,000 करोड़, हाउसिंग बैंक वगैरह सब इसमें हाँ, आते हैं। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी एक राहत मिलेगी, उसकी एक्टिविटीज बढ़ेगी, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। जी जी। तो 3-4 जितने पैकेज हैं उससे मतलब जो उन्होंने बोला भी है कि जो ग्रोथ रेट है 1.9% के आसपास आ जाएगी। और आफ्टर जो कोरोना पीरियड करीब ये 7.5% पर से कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जी जी। तो जरूरी है, अगर देखिए अगर जिस हिसाब से अगर चलती है, मतलब गवर्नमेंट तो पैकेज देती रह रही है, जी। तो लोग भी अगर छोटे उद्योग और बड़े उद्योग आपस में मिल जाते हैं तो जल्दी से रिकवरी हो जाएगी और इकॉनमी जो है सही रफ्तार पकड़ लेगी। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन जो जीडीपी को लेकर भी जो बात सामने आई है कि भले ही अभी जो रफ्तार है वो धीमी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें भी उछाल देखने को मिलेगा, रफ्तार पकड़ेगी जीडीपी। एकदम जरूर है ये, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे, जी जी, कैश मार्केट में कैश आएगा, उस हिसाब से डिमांड आएगी। तो ये धीरे धीरे जो रिलैक्स करेंगे लॉकडाउन में, तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी और बूस्ट मिलेगा उद्योगों को। बिल्कुल, लेकिन दीपक जी हमें यह भी समझना होगा कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं देश के अंदर, फिलहाल इसको लेकर अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कब तक इस महामारी से हम निपट सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों की अगर हम बात करें, हर दिन ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 11 महीने तक के हमारे पास इंतजाम है, 11 महीने हम झेल सकते हैं, क्योंकि जो देश का सामान था वो बाहर निर्यात नहीं हो रहा है। आयात की अगर बात करें, जो बाहर से सामान आता था, 11 महीने का स्टॉक हमारे पास है। नहीं, देखिए, मेन अगर आज सर्वाइवल के लिए सबसे अधिक जरूरत है खाद्यान्न पदार्थों की चीज, वो अगर हमारे पास स्टॉक है जी जी, तो वो सबसे बड़ी चीज आज के दिन में ये कि हम सर्वाइव करें, लोग जिंदा रहें, वो जरूरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम सफिशिएंट है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देखिए ना, अगर 100% हर जगह हॉट स्पॉट तो बना नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिसी 47 जिले आज भी यूपी में, वहाँ पे एक भी केसेस नहीं है। तो पूरे दिन मतलब इंडिया में ऐसे जगह है जहाँ पे केसेस नहीं, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू की जा सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी, रिकवरी आएगी। जी जी जी, बिल्कुल दीपक जी, लेकिन जो छोटे बैंकों का जिक्र किया गया जिनको नकदी मिलेगी, इसमें नाबार्ड की, सिडबी और हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करें, क्योंकि अब तक ये काफी मददगार साबित हो रहे हैं, इन पर भी कोई असर ना पड़े, क्योंकि अगर इन पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बड़े बैंकों पर सीधा सीधा इसका असर जाएगा, यानी कि सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, देखिए, नाबार्ड से डायरेक्ट रिलेशन, नाबार्ड का एग्रीकल्चर उससे सेक्टर से, जी जी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेन आज ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए नाबार्ड को वो किया गया है, सिडबी को भी किया है कि जो एमएससीएमई है और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक बूस्ट मिले। तो वो जब एक्टिविटी शुरू होगी तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी इंडियन इकोनॉमी के रफ्तार को तेज करने के लिए। जी बिल्कुल दीपक जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि ईएमआई को लेकर भले ही ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 3 महीने तक आपको ईएमआई जमा नहीं करनी है, उसके बाद आप जमा करेंगे तो कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन बहुत से बैंक, बहुत सी फाइनेंस कंपनियां ऐसी हैं जो अपने ग्राहकों को परेशान कर रही हैं, यानी कि इस गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत चल रही हैं, उनका कैश तक काट दिया, जो उनका डिपॉजिट था उसमें से ही अब काटा जा रहा है ईएमआई। नहीं, अगर आप देखिए, गवर्नमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जो ईएमआई है उसको 3 महीने नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई लोन अगर 20 साल का है तो 20 साल 3 महीने का हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें तो बैंकों को भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, 3 महीने का वो है, मोरेटोरियम है जी, तो उनको मिलना तो है ही है, इंटरेस्ट तो मिलना ही है जी। लेकिन दीपक जी, जो बाकी तमाम ऐसे बैंक हैं और तमाम ऐसी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो इस तरीके से ईएमआई काट रही है, उसको लेकर गाइडलाइन का कोई असर तो नजर नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अगर ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपका जो बैलेंस है उसी से ही आप काटी जा रही है ईएमआई।
नहीं तो अगर इस तरह के केस आते हैं तो पब्लिक को, चाहे जो भी मतलब इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो, तो उनको कंप्लेंट करनी चाहिए डायरेक्ट जी पीएमओ को। जी तो इस पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसे कोई वो नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से क्लियर कर दें जो ईएमआई को लेकर जो कंफ्यूजन अब तक था कि आपको 3 महीने बाद अगर आपको जमा करनी है ईएमआई आप दोगे तो उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट को लेकर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन है, थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। नहीं, क्लियर, इसमें क्लियर गाइडलाइन देखिए। आप लास्ट टाइम मिस्टर आरबीआई गवर्नर ने क्लियर बोला था कि अगर लोगों का 20 साल का होता तो वो 3 महीने का और बढ़ जाए। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंटरेस्ट पे मोरेटोरियम, उन्होंने बोला कि ये अमाउंट है उसका मोरेटोरियम, ये आप 3 महीने के बाद दे सकते हैं जी, ठीक है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये इन्होंने बोला हुआ है। उसमें कोई कंफ्यूजन है, बहुत क्लियर कटलाइन रिटर्न हुआ है, डॉक्यूमेंट है। जी 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 बिल्कुल। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि जिस स्थिति में इस वक्त देश गुजर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि तमाम देशों के हालात इस वक्त दयनीय बने हुए हैं, लेकिन जो बड़ा ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से उसमें हम देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का भी बड़ा तोहफा मिला है। अब आने वाले वक्त में जो अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, अब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और ये बड़ा ऐलान, इस बीच आप किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं देखिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था के जो स्ट्रांग है कि आप तीन पैरामीटर्स जो होते हैं, एक तो अगर निर्यात नहीं हो रहा तो हमारे वो जो है फॉरेस्ट रिजर्व है वो करीब $476 मिलियन है, तो एक सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है। और जो खाद्यान्न पदार्थों की कमी नहीं है, उसपे भी हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और 6 महीने 8 महीने 10 महीने तक हम वो काम चला सकते हैं उससे। जी जी बिल्कुल। 11 महीने तक का तो खुद जिक्र किया गया है, जो प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस हुई थी आरबीआई की, 11 महीने का जिक्र उन्होंने किया है कि 11 महीने तक हम काम चला सकते हैं। दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं संकट में आरबीआई का जो ऐलान सामने आया है, वाकई राहत भरी यह खबर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार जो संकट बना हुआ था, क्योंकि अब तक हमने देखा कि जब से कोरोना वायरस देश में एंट्री हुई है तब उसके बाद से लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पास राशन की कमी नहीं है, स्टॉक हमारे पास है, कैश की किल्लत ना हो, उसको लेकर भी आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दीपक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, अर्थशास्त्री हैं। दीपक राय जी, सवाल मेरा यही था कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास राशन का स्टॉक भरपूर मात्रा में है, क्योंकि निर्यात नहीं हो रहा है, दूसरे देशों में नहीं जा रहा है, भारत एक ऐसा देश है जहां से राशन की सामग्री सबसे ज्यादा दूसरे देशों में सप्लाई होती है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी कालाबाजारी जारी है, लोगों को यह लग रहा है कि राशन खत्म हो चुका है, जिस वजह से उचित दामों पर बेचा जा रहा है। नहीं देखिए, ये तो एक सिस्टम का फेल्योर है। अगर कालाबाजारी हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए जी जी कि ये सब प्राइसेस कंट्रोल को और भी जो रेस्टिंग है उसको रोकी जाए। तो उससे ये तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, फेल्योर सिस्टम का वो है, उस पर तो करना चाहिए। अदरवाइज इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर हमारे पास स्टॉक है तो उसमें अधिक चिंता करने की बात नहीं है और इस पर गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है। आप देखिए जहाँ जहाँ से आ रही हैं ये शिकायतें तो बहुत कुछ चुनिंदे जगह से आ रही है, अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि बहुत अधिक लोगों को राशन नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हो सकते हैं, वो मैं मानता हूँ। और 130 करोड़ लोगों के लिए मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग टास्क है। जी जी तो उस हिसाब देखा जाए ओवरऑल जो अगर शांति है तो मतलब गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत सफल हुई है। माशाल्लाह 80-90% गवर्नमेंट सफल हो गई है इन चीजों को मैनेज किया है। नहीं तो आज तो एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से अनरेस्ट होता और स्ट्राइक भी हो सकती थी, लोग बाहर आ जाते अगर ये चीज नहीं होती तो। जी बिल्कुल दीपक जी, लेकिन अगर कैश की हम बात करें, क्योंकि अब बड़ा ये ऐलान आरबीआई की तरफ से किया गया है, अब तक हम देख रहे हैं कि लोगों को कैश की भी किल्लत हो रही थी। जिस तरीके से कहा गया कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके अकाउंट में 500 से लेकर 1000 उनके डाले जाएंगे ताकि कैश की किल्लत ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के आगे कैश की किल्लत है, क्योंकि रोजगार कामकाज बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अब तक 21 दिन लोगों ने वेट किया, उसके बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति आगे ना हो, इसको लेकर भी विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है।
जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि उनके मतलब 2 टाइम का खाना मिले। भाई आदमी कमाता किस लिए है? अभी है कि फादर टाइम भी उनको 2 मतलब सर्वाइव वो कर सकें। जी। तो गवर्नमेंट अगर उनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए। कैश पे देखिएगा, कहिए 1000 रुपए में उनकी पूरी जिंदगी चल जाएगी, 2 महीना चल जाए, 3 वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो तो बस यही कि एक मेंटल वो है कि चलो एक सपोर्ट है, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो 1000 रुपए है, मिल गया। तो भाई मेन प्रॉब्लम ये कि दोनों टाइम को खाना मिले, नाश्ता मिले, मतलब वो सर्वाइव कर सके ये 1-2 महीने और। तो धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, लॉकडाउन में धीरे धीरे मतलब सख्ती जो कम की जाएगी जी। और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो उससे इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जी। और इकोनॉमी भी एक बूस्ट आएगी। बिल्कुल दीपक राय जी, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ की अगर बात करें तो चाइना और भारत इसमें जी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें तमाम पड़ोसी मुल्कों की या फिर अमेरिका की बात करें, इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब अमेरिका में है। इटली जी के जी हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं है, स्पेन के भी हालात जी ज्यादा अच्छे नहीं है। तो जो जी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, भारत की हम बात करें या फिर हम चाइना की बात करें। हाँ, जरूर है ये। देखिए सबसे बड़ी चीज आज अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी और इंडिया जो बहुत ही एक तरह से बहुत ही सुपर पावर के रूप में उभरा है। एक सबसे बड़ी चीज फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो है बाहर कंट्रीज को दे रहा है, जो लोग मांग रहे हैं जी जी। आज जो समय की जरूरत है, तो उससे भी एक लीडरशिप क्वालिटी उभर के आई है। और जो मेन इंडस्ट्रियल हब है, एक जो केवल चाइना हुआ करता था, वो इंडिया को माना जा रहा है। जी क्योंकि जी इस कोरोना के केस में भी चाइना थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है चाइना के उस पर देखा जाए। जी। उसके एक तरह से जो नेशनल करेक्टर से एक नेगेटिव अप्रोच हुआ है, तो सुनने में आया कि कोरियन कंपनी हुई, जापानीज कंपनीज हुई, जी जी। वो हमने अपने इंडस्ट्रीज को बोला कि वहां से अपने प्रोजेक्ट डाउन करें और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। दीपक राय जी, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आरबीआई की, उसमें तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहेगी, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आगे और बड़े ऐलान हो सकते हैं। अगर लगा कि स्थिति बिल्कुल बेहतर है, इसी तरीके से चल सकती है आगे, और अगर लगा उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी उन्होंने बात की है। हाँ हाँ, बहुत जरिया जो भी थी अभी तक इन्होंने गवर्नमेंट का जो जेस्चर रहा है आर्टिकुलेटिव एक तरह से पोस्चर रहा है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। आज उसी की जरूरत है। जब आप नेगेटिव सोचे तो कुछ भी नहीं आगे। तो हर चीज ये पॉजिटिव रूप से सोचना बहुत बड़ी चीज है। जी। एक चीज थोड़ा सा लोगों के मन में है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव आनी चाहिए, जो कंपनियां जो उसके उन्होंने बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि आप नौकरी से नहीं के निकालें, इस लॉकडाउन पीरियड का सैलरी भी दे। जी। तो जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो ठीक है, उस पर कर रही हैं, सैलरी भी दे रही हैं, लॉकडाउन नहीं निकाल रहे। ठीक है। लेकिन 70-80% ऐसी कंपनियां हैं जो कि मतलब वो नौकरी अभी भी निकाल रही हैं, सैलरी नहीं दी है, तो भी गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। दीपक जी, एक मेरा आपसे सवाल है, जो 3 महीने ईएमआई को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहा था कि जो 3 महीने बाद आपको ईएमआई भरनी है, आपने कहा कि इंटरेस्ट आपको देना होगा, लेकिन सवाल मेरा यह है कि जो 3 महीने बीच में गैप रहे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट भी एड ऑन किया जाएगा या फिर उसमें छूट रहेगी? नहीं, पेनाल्टी पे कुछ भी नहीं है। जो मतलब आप कह रहे हैं ना कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो लगता था, पेनाल्टी लगती थी, वो चीज नहीं होगी। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे हालात में जहां पर आरबीआई इतना बड़ा ऐलान कर देता है, दूसरी तरफ जो छोटे बैंक हैं, खासतौर से अगर मैं तमाम छोटे बैंकों की बात करूं जहां पर लोगों के अकाउंट्स खुले रहते हैं, उनको ज्यादा परेशान किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए कि इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को परेशान नहीं कर सकते? हाँ, इस पे तो एक होना चाहिए और वो कस्टमर को भी कंप्लेंट करना चाहिए, डायरेक्ट कंप्लेंट करना चाहिए। आजकल देखिए इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जी जी। और नहीं दीपक राय जी, सवाल यही है, क्योंकि बार बार जब लोग कंप्लेन करते हैं या फिर डायरेक्ट बैंक वालों के जो बैंक के अधिकारी उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे ऊपर से दबाव है, हमें अपनी बैलेंस शीट तैयार करनी है, बैलेंस करके हमें आगे चलना है, उनका ये स्टेटमेंट सामने आता है। नहीं तो आज आप देखिए जो आज आरबीआई गवर्नर ने बड़ी क्लियर बोला है कि बैंकों की जो बैलेंस शीट है अधिक स्ट्रेसफुल ना हो, तो उस हिसाब से जो प्रोविजन दिए गए हैं कैश के भी और वो बांटें और क्या कैश के रूप में दें, तो उससे उनका इंटरेस्ट का तो फायदा हो गया। आज नहीं तो कल उनको स्ट्रेस तो मिलना ही है, तो उनकी बैलेंस शीट जो है वो तो मतलब उस पर बहुत अधिक स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है उसे काफी कंपनसेट कर देगा उनके उसको। जी जी बिल्कुल। दीपक जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट को लेकर बात सामने आ रही है, जो इसमें 0.25 की कटौती की गई है, यानी कि ये पहले 4 था, अब 3.75% रहेगा। थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो होता क्या एक्चुअल में, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐलान तो हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको समझ से परे है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए रिवर्स रेट में ऐसा था कि जो बैंक है अपना जो एक्सेस मनी होता है वो आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देता है। ठीक है।
ठीक है। तो जितना ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे अधिक बैंकों को फायदा होगा। तो बैंक अपने पास जो कैश है वो अधिक रखेंगे। बिल्कुल। तो उनके पास जितना कैश होगा वो मार्केट में इन्फ्यूज करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ लोन। जी जी। तो उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। बिल्कुल। और दीपक, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि बाजार में कैश है ज्यादा, यानी कि अगर पैसा ज्यादा है बाजार में तो जाहिर सी बात है कि वो जो बैंक हैं वो अपना कैश आरबीआई में रखेंगे, इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो इससे आने वाले वक्त में आम लोगों का ही फायदा है। जी जी हाँ, डेफिनेटली वो तो है ही। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आरबीआई के पास अधिक पैसा रहे। जी वो जी। तो चाहेंगे हमारे पास पैसा रहे, हम आगे जो है एज ए क्रेडिट दें जिससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा और भी इससे तो दोनों को फायदा होगा, बैंक को भी फायदा, उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी होगी। बिल्कुल दीपक जी, और ये जरूरी हो जाता है। अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में कैश है या फिर स्टॉक हमारे पास है तो इस तरीके का प्रेशर अगर बैंकों की तरफ से एम्प्लॉय जो कस्टमर्स हैं उन पर दबाव ये बात डाला जा रहा है कि आप ईएमआई भरिए, कोई छूट नहीं है आपको, तो ये सरासर गलत है। अगर कैश भारी मात्रा में है, बाजार में पैसा है और वो पैसा आप आरबीआई में जमा कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए, तो फिर इस तरीके से ये तो बिल्कुल गलत चल रहा है, बिल्कुल गाइडलाइन के विपरीत काम कर रहे हैं बैंक। नहीं वो तो है ही है, वो उसको फायदा भी नहीं। अगर कोई बैंक मैनेजर रैशनली सोचता है तो उसको अगर 3.75 वहां देना है तो उससे अधिक उसको वहां मिल रहा है, मार्केट से रेट मिल रहा है एज ए फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो उसको तो उसके फेवर में यही है कि वो वहां से बैंकों को दे, मतलब लोगों को लोन दे, उससे जो इंटरेस्ट आया तो उसका फायदा होना है। दीपक राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम जानकारी आपने दी और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स रेपो रेट है क्या। एक्चुअल में रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं जब बैंक के पास बहुत ज्यादा कैश होता है और वो कैश वो रिजर्व बैंक में जमा करता है और उसके बाद जो जमा करने के बाद उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसी में ही ये छूट दी गई है। यानी कि जब कैश ज्यादा है तो वो बैंक में जमा करेगा और उसमें जो रिजर्व बैंक है उसकी तरफ से जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आने वाले वक्त में आम लोगों का ही फायदा होगा। तो एक बात क्लियर यहां पर हो चुकी है कि कैश की कमी नहीं है देश के अंदर। दूसरा, जो राशन को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि राशन का स्टॉक नहीं है, भरपूर मात्रा में स्टॉक है क्योंकि निर्यात बिल्कुल नहीं हो रहा है और यह तक कह दिया गया है कि जो बाहरी देशों से सामान इंडिया में आता था उसका स्टॉक भी भरपूर मात्रा में, यानी कि अगले 11 महीने तक भरपूर मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। डरने की जरूरत नहीं है, सोच समझकर हमें चलना होगा और सबसे पहले जरूरत है सबके सहयोग की ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं कि संकट में आरबीआई का ऐलान, क्योंकि इस वक्त कोरोना का संकट है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है, लेकिन एक राहत भरा यह ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आज एक बड़ा ऐलान किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया और इसी के साथ ही बाजार में नकदी संकट ना आए इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की भी बात की है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, 50,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद की बात की गई है और जीडीपी की रफ्तार शुरुआत में घटेगी और बाद में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नाबार्ड, सिडबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक को नकदी दी जाएगी। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नियमों को लेकर भी उन्होंने बात कही है और G20 देशों में इंडिया की ग्रोथ बेहतर होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक डिविडेंड की बात भी सामने आ रही है। तो 1 लाख करोड़ का तोहफा आरबीआई की तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें कि सबसे राहत भरी खबर यह है कि देश में इस वक्त जो संकट है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, सभी चीजों को बैलेंस करके अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर ना पड़े, आम लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर देखने को यही मिल रहा है कि बैंक की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके बावजूद भी तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी ईएमआई काटी जा रही है। तमाम परेशानी लोगों के सामने है, लेकिन अब कोरोना संकट के बीच आरबीआई का यह बड़ा ऐलान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करें तो संकट में आरबीआई का जो ऐलान सामने आया वाकई एक राहत भरी यह खबर है, क्योंकि अब तक जिस संकट को लेकर लोगों में
काफी लोग गंभीर थे और सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ रही थी। अब उम्मीद जगी है कि स्थिति बेहतर हो सकती है और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगा गई है। तो देश में लॉकडाउन 2 जारी है और इस वजह से अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी असर देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से बड़ी घोषणा रिजर्व बैंक ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर बनाए हुए है और कदम कदम पर फैसले भी लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें रफ्तार देखने को भी मिलेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। And this is very important, relates to the LAF, Liquidity Adjustment Facility, and this relates to fixed rate reverse repo rate. That is the reverse repo rate. As I have mentioned earlier, the surplus liquidity in the banking system has risen significantly in the wake of government spending and the various liquidity enhancing measures undertaken by the RBI. On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, we absorbed, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The next announcement relates to refinancing facilities for all India financial institutions like NABARD, SIDBI and the National Housing Bank. All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank